हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों का सी-टेट का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। तो हम आज सॉल्व करने वाले हैं 7 जुलाई का जो पेपर था उसका एनालिसिस करेंगे, सॉल्व करेंगे सीडीपी को। तो ये जो पेपर सेट है ये ये एल सेट है और ये पेपर 2 है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं कौन सा क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित ये तो निर्देश दिए गए हैं कि 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, या यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो यही ऑप्शन जो था करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षाओं में बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है। को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा, या फिर एक विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है, या फिर अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। तो इसमें जो है आंसर चौथा ही करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे ये विभेदित निर्देश दिया है लेकिन फिर भी यही करेक्ट होगा, क्योंकि समावेशी कक्षा में क्या हर तरह के बच्चे रहते हैं, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख करके उनको दिया जाता है। तो ऑप्शन चौथा ही करेक्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका, या फिर भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान, या फिर बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चौथा, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों ही गलत है, क्योंकि किशोरावस्था के दौरान जो है, एक मिनट, इसमें जो हमारा आंसर होगा वो पहला नहीं बल्कि चौथा करेक्ट हो जाएगा, कि ए सही है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपको स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। और दूसरा जो आर है ये गलत है, क्योंकि जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित नहीं होती, ये समाज निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये करेक्ट है, क्योंकि शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। आगे है, भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। तो ये भी जो है हमारा ऑप्शन इसमें गलत है। ये चीज़ भावनाएं जो है अपना एक भूमिका निभाती है। तो केवल और केवल पहला करेक्ट हो जाएगा, दूसरा गलत, ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलरबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? प्रायोगिक विधि, मात्रात्मक शोध कार्य विधि, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना। तो इसमें ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। भाषा विचार को आकार नहीं देती है, विचार भाषा को आकार देते हैं, या फिर भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक विकास, या मनोसामाजिक विकास। तो इसमें ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा, मनोसामाजिक विकास। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन
शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरण और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। तो ये तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कारण है बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों करेक्ट हो जाएगा। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया अनुकूलन की अनुबंध विधि के माध्यम से, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, या फिर उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, या फिर लंबे और जटिल गद्यांश दे करके। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नंबर 2, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षिका खुद से पूछती है मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता, भाषाई बुद्धिमत्ता, या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, या प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। एक मिनट, हमारा ये रहा क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित युग्म है। योगात्मक मूल्यांकन, इसमें पेपर पेंसिल प्रशिक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल हैं, या फिर मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है, मानक संदर्भित मूल्यांकन, साथियों के समर्थन की तुलना करना, रचनात्मक मूल्यांकन, यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है तीसरा करेक्ट हो जाएगा, मानक संदर्भित मूल्यांकन, साथियों के संदर्भ प्रदर्शन की तुलना करना, यही करेक्ट होगा। आगे है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेख, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स, उभरी हुई रेखा और चित्र और मानचित्र। तो इसमें जो है ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। ये चीज़ें जो है मतलब दृष्टिबाधित बच्चों के लिए काफ़ी जो है परेशानी पैदा करती हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक रूप से प्रतिरूप व्याख्यान प्रतिलेख, इसमें बच्चा जो है सुन सकता है लेकिन मुद्रित पुस्तकों को सुन नहीं पाएगा और ना ही टच करके समझ पाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। तो इसमें यही पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विश्लेषणात्मक चिंतन क्या होता है जिसमें हर बच्चा अपने सोच से आंसर दे सके, उसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, वंशानुगत कारक, उत्पत्ति मूलक कारक, मानव जाति कारक, या फिर पर्यावरणीय कारक। तो इसमें पर्यावरणीय कारक जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिकथन, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कारण, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो ये भी जो है गलत हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा, चौथा करेक्ट होगा, जिसमें ए करेक्ट रहेगा और आर गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन है जिन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या फिर बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। तो वयस्क स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। आगे है बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो हमारा ऑप्शन चौथा ही करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों की जो सोच होती है ये वयस्कों से गुणात्मक रूप से जो होती है भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। अगला कारण है सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक होता है। तो
तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, यानी हमारा पहला करेक्ट होगा। दोनों क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे बच्चों को हर तरह से तैयार किया जाता है, एक उत्पाद और सीखने के परिणामों के आकलन के लिए ही नहीं तैयार किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है? स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है, स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है, स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। तो यही क्वेश्चन ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा कि स्वलीनता एक तंत्रीय विकासात्मक विकार है। अगला क्वेश्चन है, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है, ग्रहणशील, खोज आधारित, अर्थहीन या फिर यंत्रवत? तो इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा, खोज आधारित की ओर ले जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोचने की प्रक्रिया पर, व्यवहार को दंड पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जा सकता है, अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह और चरण के माध्यम से ही ध्यान में दे करके तैयार किया जाना चाहिए कि बच्चे किस वर्ग के हैं, किस आयु के हैं, उन्हीं के अनुसार से उनका सिलेबस पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। अगला है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में, मासूम और आश्रित, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान? तो यहाँ पे देखिए केवल, तो ये भी तो गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन चौथा ही केवल सही होगा, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला है, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या होगा? छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तो यही ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? पारस्परिक शिक्षण, अनुबंधन अधिगम, रटकर सीखना, व्याख्यान प्रशिक्षण? तो इसे हम पारस्परिक शिक्षण बोलेंगे, रेसिप्रोकल टीचिंग। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित या मानकीकृत? तो इसमें देखिए यहाँ पे विभेदित जरूर है, पहले तो मानकीकृत जहाँ भी है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ये और ये दोनों ऑप्शन गलत। अब इन्हीं तीनों में हमें देखना है, तो सुविचारित नहीं बल्कि जहाँ तक करेक्ट ऑप्शन होगा 99% है कि ऑप्शन तीसरा ही करेक्ट होगा। अब देखिए एनसीईआरटी क्या इसको करेक्ट करता है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ऐसे सवालों से बचाना चाहिए जिसमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। विद्यार्थियों को उन्हें संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए या ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्यान शामिल होते हैं। हमारा ऑप्शन चौथा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? गृह कार्य सौंपना, जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है। छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह वर्ष के अंत में प्रशिक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है, या छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है, या सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा
क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि क्या कर सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है तीसरा करेक्ट हो जाएगा, सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। यही अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का। अभिकथन, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हाँ, करना चाहिए। अगला है, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, यानी हमारा ए सही होगा और आर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? लैंगिक पहचान और आनुवंशिक संरचना, वृद्धि और परिपक्वता, पोषण और अनुशासन, या फिर आनुवांशिकता और वातावरण। तो आनुवांशिकता और वातावरण जरूरी है, क्योंकि बच्चे को माता पिता से ये चीज़ मिल सकती है, प्लस वातावरण भी उसके घर का माहौल ऐसा होगा, इसीलिए वो ज़्यादा इस चीज़ में निपुण है। तो हमारा ऑप्शन चौथा हो जाएगा। आपको इस पेपर का जो है पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बाकी के क्वेश्चन को देख सकते हैं। आप लैंग्वेज के जो है क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं तो आपको हमारे ही चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ जा कर के इसको मैच करवा सकते हैं और कि आपका कितना नंबर आएगा। और हमारे वीडियो को देखिए, चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए।